तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि वो कैपिटल क्या होता है। चलिए बताइए, किस चीज़ का बिजनेस है आप लोगों का? किस चीज़ का बिजनेस? कौन बता रहा था? आप बता रहे थे। किस चीज़ का बिजनेस है? गोल्ड का? हाँ, ज्वेलरी का शॉप है ना, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल किसी और चीज़ का ले लेते हैं बिजनेस में। मान लीजिए ना कि आप अपने पापा से 1 लाख रुपए मांगे, ठीक है। वो पूरा कैश आकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, और बिजनेस आप कर रहे हैं जींस का, ठीक है। जींस का बिजनेस करते हैं आप, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो जो भी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल, ठीक है। पर अब थोड़ा सा और स्टार्टिंग से चलते हैं। आप कह रहे हैं कि सर मेरे पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है, ठीक है। तो हम पापा से 5 लाख रुपए मांगेंगे। कितना मांगे हैं आप? 5 लाख रुपए। सबसे पहले 1 लाख रुपए का ज़मीन खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं कि ये आप ज़मीन खरीदें कितने का? 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। फाइन। अब आप ज़मीन खरीदने के बाद ना इस पे शॉप बनवा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का पैसा लग गया। कंस्ट्रक्शन का मान लीजिए 50,000 रुपये में एक छोटा सा दुकान आप बनवा लिए, ठीक है। अब फिर आप ना अब आइसक्रीम का बिजनेस करना चाह रहे हैं। महुआ बाग में है ना आइसक्रीम का बिजनेस, अग्रवाल के सामने, है ना, ठीक। तो आप आइसक्रीम का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ना आपको एक मतलब ऐसे काउंटर चाहिए था और एक चेयर चाहिए था, ठीक है। और पीछे आपको एक फ्रीज, लंबा वाला जो फ्रीज आता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डीप फ्रीजिंग जो भी है। तो वो सारी चीज़ें, तो जो आपको काउंटर चाहिए और चेयर चाहिए जिस पे आप खुद बैठना चाह रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फर्नीचर। क्या बोलेंगे? तो फर्नीचर में आप 50,000 रुपये लगा दिए उसको ख़रीदने में, और फ्रीज़ ख़रीदने में मान लीजिए कम से कम 1 लाख रुपये लग गया। कितना लग गया? 1 लाख, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब आपको आइसक्रीम मंगाना है, तो आइसक्रीम ना रौजा पे कोई होलसेल में दुकान है, ठीक है। रौजा पे एक होलसेल में दुकान है, वहाँ पे एक भैया को आप जानते हैं, उनका नाम है राजू भैया। क्या नाम है? राजू भैया। बहुत आपका जान पहचान है, एक फ़ोन करते हैं तो आइसक्रीम आपके दुकान पे आ जाता है, फिर पैसा आप अपने हिसाब से जब मन तब दे देते हैं, ठीक है। फाइन। तो अब यहाँ पे आपका एक दोस्त पूछ दिया कि भाई सुने कि तुम आइसक्रीम का दुकान ओपन किए हो, आइसक्रीम आइसक्रीम पार्लर, ठीक। तो कितना कैपिटल लगा है तुम्हारा? ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? इसको ऐड करना है। इसको ऐड करिए, 1 लाख, और ये 150, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, आइसक्रीम मंगवा लेते हैं लगभग 20,000 रुपये का। 20,000 का आइसक्रीम आप मंगवा लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का आइसक्रीम आ गया 20,000 रुपये का, ठीक है। आइसक्रीम कितने का आया? और वो कहाँ से आया? राजू भैया से आप मंगवाए हैं। कहाँ से मंगवाए हैं? राजू भैया से, ठीक है। उनसे आप मंगवाएं, पर ना आप राजू भैया को बोल दिए कि हम पैसा आपको बाद में देंगे। तो पैसा तो देना ही है ना, पैसा तो देना ही है। तो आप पूरा टोटल कर लिए और कितना? 3,20,000 आ रहा है ना। तो आप सीधा बोल दिए कि 3,20,000 रुपये आपका कैपिटल है। कितना है? 3,20,000। पर आप पापा से लिए कितना थे? 5 लाख रुपए। बाकी जो बचा वापस कर दीजिए, बाकी जो बचा आप वापस कर दिए। अब सीधा सीधा हिसाब किताब कि हमको अपना आइसक्रीम का बिजनेस ओपन करने में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 3,20,000, ठीक है। द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर, वो पैसा, वो अमाउंट जो एक मालिक बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्लियर है आप लोगों को? कैपिटल क्या है? द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब आप ये कह रहे हैं सर ये बताइए कि जो राजू भैया हैं जिनसे हम क्रेडिट पे सामान मंगाए हैं उनको क्या बोलेंगे? जो राजू भैया हैं जो हमको उधार पे सामान दिए, जो हमको क्रेडिट पे सामान दिए हैं, उनको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। जो, हाँ, जो पर्सन आपको क्रेडिट पे सामान दे दे उस पर्सन को हम क्रेडिटर बोलेंगे। क्रेडिटर है वो आपका,
जब भी आपको उधार पे सामान की ज़रूरत पड़ती है, गुड्स आपको चाहिए होता है, आप एक फ़ोन करते हैं, क्रेडिट पे सामान आ जाता है, उधार पे सामान आ जाता है, और जो आपको उधार पे सामान देता है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड क्रेडिटर। क्लियर है आप लोगों को? कि जो पर्सन आपको उधार पे सामान दे दिया, वो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रेडिटर। आप कह रहे सर ये बताइए, मेरा बिजनेस, हम जिससे उधार पे खरीदे उसको क्रेडिटर बोलेंगे, और मान लीजिए हम किसी कस्टमर को सामान बेच रहे हैं और उधार पे बेच रहे हैं, तो उस कस्टमर को क्या बोलेंगे? तो उस कस्टमर को बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेप्टर लिखा है, बी साइलेंट हटा दीजिए, डेटर। कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? डेटर। ठीक है, तो डेटर किसको बोलेंगे? कस्टमर को जो कष्ट से मर रहा होता है ठीक है ना? किसको बोलेंगे हम लोग? कस्टमर को। ये आपका बिजनेस, आप बिजनेस में जिस कस्टमर को उधार पे सामान बेचें, उस कस्टमर को क्या बोलेंगे? डेटर। और जहां से सामान मंगा रहे हैं, जो कि राजू भैया हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। 3 चीज़ समझ लिए आप लोग। पहला, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समझने वाले हैं कि एसेट्स क्या होता है। क्या समझने वाले हैं? एसेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। ठीक है, एसेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संपत्ति। बट उस एसेट्स का हमको डिफिनीशन चाहिए कि हम कैसे समझें कि किसको किसको एसेट्स कहा जा सकता है। सिंपल सी बात, जिस चीज़ को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सर, मान लेते हैं कि मेरा MJRP पब्लिक स्कूल, ठीक, और आप कह रहे हैं कि सर हमारे स्कूल के मालिक के लिए जो स्कूल के बस है, ठीक है, वो उसका संपत्ति है। हम कह क्यों? अरे सर, अपने स्कूल के बस को बेच देगा तो पैसा आएगा ना, क्लास के सारे ग्रीन बोर्ड को बेच देगा, पैसा आएगा, प्रोजेक्टर को उठा के बेच देगा, पैसा आएगा। वो सब क्या है? सब एसेट्स है। क्यों? क्योंकि उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम बोलेंगे मेरा एसेट्स बताइए। अरे सर ये लैपटॉप, सर वो देखिए ना वहाँ पे, सर वो देखिए ना उधर प्रोजेक्टर, सर उधर से हवा आ रहा है, वो AC भी तो है, सब हो गया। ये सारे हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, तो अब आपके बिजनेस के एसेट्स क्या हुए? सर देखिए सब हो गया। जो आइसक्रीम है उसको स्टॉक बोलेंगे, आइसक्रीम भी बेचेंगे तो दैट इज एसेट्स। फर्नीचर बेचेंगे, दैट इज एसेट्स। पूरे दुकान को बेच देंगे, वो भी एसेट्स। सब एसेट्स। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ों को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। उठा के फ्रीज बेच देंगे 1 लाख का, जितने का बेचेंगे वो सब एसेट्स है। तो एसेट्स का मतलब आपको कंफर्म हो गया क्या? एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट्स। कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। हाँ, अपना ही ना, अपना ही बेचना है, अपने बिजनेस के चीज़ों को बेचना है, देखना है कि क्या क्या है मेरा एसेट्स। क्लियर है? बिजनेस को ही देखिएगा। आप कॉमर्स पढ़ने आए हैं तो बिजनेस के माइंडसेट से बिजनेस के ही सामान को देखिएगा, घर के सामान को नहीं कि घर के सामान को ये बेचेंगे वो बेचेंगे, उसको मत एसेट्स कहिएगा, वो दादा परदादा का है या पापा जी का है। आप अपना बिजनेस अपना सोचिए कि मेरा बिजनेस है, ये है, इस चीज़ का बिजनेस करेंगे तो इसमें ये एसेट्स होगा, वो एसेट्स होगा, मेरा पूरा बिजनेस ही एसेट्स है, ये ऐसे सोचना है। ठीक है? हाँ, देखिए हम आपको ये बताए हैं कि जो आपका क्या क्या एसेट्स होता है। हम ये नहीं बोल रहे आप अपने एसेट्स को बेचिए। आप कह रहे कि सर कोई भी अपना एसेट्स क्यों बेचेगा? अरे जब बिजनेस बंद करना होगा ना तो बेच देगा। ठीक है ना? यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि सर अगर हम बेच देंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे। बेचने के लिए कहाँ बोले हम कह रहे हैं बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो उसका डिफिनीशन बता रहे हैं हम कि इसको एसेट्स बोल सकते हैं। आप एसेट्स को कैसे समझेंगे? सर जिसको जिसको हम बेच सकते हैं उसको एसेट्स बोलते हैं बस। वो भी प्लस जो आपके बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ करने के लिए लिए हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, बाद में आपका बिजनेस करने का मन नहीं किया, बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं। हाँ, आपको महीने का मान लीजिए 30 लाख रुपया महीने का आपको जॉब मिल रहा है, आपको वहीं पे जाने का मन कर रहा है, तो आप पूरा बिजनेस सब कुछ बेच दिए हैं, मतलब अपना एसेट बेच दिए, खत्म। चलिए, तो एसेट्स क्या हुआ वो समझ आ गया। एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू
कैश इज कॉल्ड एसेट्स। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो जो भी सारी चीज़ें आपको समझाई गई है वो, और अच्छा एक और चीज़ समझना, लाइबिलिटी। क्या समझना आपको? लाइबिलिटी। तो यहीं पे जस्ट इसी के नीचे लिख दे रहे हैं, राजू भैया को कितना पेमेंट करना था? कितने का आइसक्रीम मंगाए थे? 20,000 रुपये का ना। तो 20,000 का जो हमको पेमेंट करना है, ठीक है, तो ये हमारा दायित्व है कि हमको पेमेंट करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि जब जिससे भी आप उधार लिए उसको पेमेंट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही लाइबिलिटी है। इट इज़ आवर लाइबिलिटी दैट वी हैव टू पे दैट अमाउंट। जितने पे आप आइसक्रीम खरीदे थे जितने का, वो हमको पे करना है। जहाँ भी आपकी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है उसी को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज़ योर लाइबिलिटी? यू हैव टू पे 20,000 टू राजू भैया। क्लियर है? चलिए, समझ आया? जहाँ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसी को क्या बोलेंगे? ठीक है। हाँ, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को जो हमको पेमेंट करना है, जितना भी पेमेंट करना है, उसको लाइबिलिटी बोलेंगे, और सामने वाला क्रेडिटर है। समझ आया? तो आप कह रहे सर ये बताइए कि जिस कस्टमर को हम उधार बेचे थे, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, हमको उससे 400 रुपये लेना है। 40 रुपये वाला आइसक्रीम 10 पीस बेचे थे उसको, कोन आइसक्रीम। 400 रुपये कस्टमर से जो लेना है, तो सामने वाला तो डेटर है, पता हमको, पर उससे जो पैसा आने वाला वो क्या हुआ? एसेट्स। एसेट्स क्यों? क्योंकि वो डेटर एक दिन कभी भी कैश में कन्वर्ट होगा, मतलब कैश देकर जाएगा। तो मतलब वो डेटर हमारा एसेट्स है, क्योंकि कैश देकर जाएगा ना वो। तो डेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। कैश देकर वो डेटर वो अपने बुक ऑफ अकाउंट से हम कट कर देंगे कि ये पैसा हमको दे दिया। डेटर किस में कन्वर्ट हो गया? कैश में कन्वर्ट हो गया। तो डेटर क्या होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं। डेटर क्या होते हैं? और जो भी हमारा लाइबिलिटी क्या होता है? जो भी हम क्रेडिटर से सामान मंगाए रहते हैं, जो उधार पे खरीदे रहते हैं, क्रेडिटर से जो भी हम मंगाए हैं क्रेडिट पे, जो भी सामान, जितना भी पैसा देना है, वो लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी किसके प्रति होती है? क्रेडिटर के प्रति। और जो हमारा एसेट्स होता है वो कौन होता है? डेटर्स, क्योंकि डेटर से पैसा आने वाला रहता है और क्रेडिटर को हमको पैसा देना होता है। तो जहाँ हमको पैसा देना है दैट इज़ माई लाइबिलिटी, और जहाँ से पैसा लेना है दैट इज़ एसेट्स। ठीक है, दैट इज़ एसेट्स, की पैसा आने वाला है। डेटर्स। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है, तो आपको एक बहुत अच्छा चीज़ लिखवाने वाले, वो लिख लीजिए तुरंत कॉपी में। कॉपी है ना आप लोग के पास? हाँ, ये बेसिक था जो अभी तक बताएं, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये जो बता रहे हैं ये जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जर्नल एंट्री क्या होता है? नहीं पता। फॉर्मेट कैसे पता, कैसे बनता है? नहीं पता। ट्रांजेक्शन क्या होता है? अभी समझा देंगे हम आपको। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं पता आपको, बट वो सारी चीज़ें अभी से 5 मिनट के बाद आपको पता होगा। ठीक है, तो अब ये गोल्डन रूल क्या है? कुछ नहीं पता, उसका इंट्रोडक्शन हम देंगे। कैसे यूज़ होगा हम बताएंगे। क्लियर है? जर्नल एंट्री कैसे पास होगा हम बताएंगे। फॉर्मेट कैसे बताएं, हम सब कुछ अभी हम बताएंगे। पर सबसे पहले आपको क्या करना है? ये गोल्डन रूल लिखना है। क्या करना है आपको? लिखना है, तो उसको लिख लीजिए पहले। और ये सभी गोल्डन रूल में लिखिएगा, बट ये जो अभी ऐसे राउंड कर रहे हैं ना, इसको मत लिखिएगा। ठीक है, मतलब जो ग्रीन पेन से लिखे हैं आप उसको मत लिखिएगा। गोल्डन रूल में सबसे पहला लिखा है रियल अकाउंट, के अंदर लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड नंबर पे आपका होगा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
पर्सनल अकाउंट में क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस लॉस होंगे उसको डेबिट करेंगे। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम और गेन होंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। हो गया? लिख लिया आप लोग? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो कैश है वो क्या है? एसेट्स है कि लायबिलिटी? एसेट्स है। क्यों? क्योंकि जो कैश है वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग सीखे ही है कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसको कैश में कन्वर्ट करते वो एसेट्स है, और जो पहले से ही कैश में है तो एसेट्स हुआ। क्लियर है आपको? तो आप ये बताइए कि हमारे बिजनेस से अगर हम ये बोले कि हमारे बिजनेस में कैश आ सकता है, कैश जा सकता है, तो ये सही बात है। हाँ, कभी हमको कैश पेमेंट करना होता है, कभी हमको कैश कहीं से मिल जाता है, तो आने जाने का काम किसका लगा रहता है? कैश का। और कैश को क्या बोलते हैं? एसेट्स। मान लीजिए हम कभी बोलें कि गुड्स है, कोई सामान है, तो किसी सामान को कभी हम बेचते हैं और फिर सामान को हम खरीदते भी हैं कभी बेचने के लिए, तो खरीदना बेचना लगा रहता है। तो गुड्स क्या होता है? वो भी एसेट्स होता है, उसका भी आना जाना लगा रहता है, ठीक है? तो आप कह रहे सर समझ आया, समझ आया कि रियल अकाउंट में आना जाना किसका लगा रहता है? एसेट्स का। रियल अकाउंट में किसका आना जाना लगा रहता है? एसेट्स का। और इसमें लिखा है सर कि वॉट कम्स इन, जो भी हमारे बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। वॉट गोज आउट, जो हमारे बिजनेस से जाएगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब सीधा हिसाब है सर, हमारे बिजनेस में कुछ आया तो डेबिट, कुछ गया तो क्रेडिट, ठीक है? ये गोल्डन रूल बोलता है। क्या बोलता है गोल्डन रूल? कहता है सीधा हिसाब कि आपके बिजनेस में कोई भी एसेट्स आया तो आप क्या करेंगे? डेबिट कर दीजिए, और कोई भी एसेट्स गया तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है? सीधा हिसाब। नेक्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट। जब भी पर्सनल अकाउंट आए तो आपको पता क्या करना है? पर्सनल में ये देखिए क्या लिखा है, ये ऊपर ऊपर इधर देखिए ऊपर। पर्सनल अकाउंट में ये क्या है? मतलब पर्सन का नाम आ गया भी, कभी भी अगर किसी पर्सन का नाम आ गया तो आप किधर आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। जैसे मान लीजिए कभी राम लिख दिया, कभी श्याम लिख दिया, ठीक है? ये क्लास के कुछ बच्चे शिवांगी हैं, हिमांगी हैं, अभिषेक हैं, ठीक है? समझ आ रहा है? तो ये अभिषेक हैं, इनको जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? अभिषेक मंथन ही भेजे हैं, उनके कज़न हैं, ठीक है? वो अभिषेक, हाँ। तो समझ आ रहा है आप लोग को कि ये पर्सनल अकाउंट में अगर किसी पर्सन का नाम आएगा तो तुरंत पर्सनल अकाउंट में आके हमको चेक करना रहेगा, डेबिट द रिसीवर, क्या वो रिसीवर है कि क्या वो गिवर है? अगर रिसीवर रहा तो डेबिट करेंगे, अगर गिवर रहा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है? मतलब एक पर्सन यही दो हो सकता है, मतलब वो कुछ रिसीव कर रहा होगा या कुछ दे रहा होगा, गिवर होगा, यही दो चीज़ हो सकता है। अगर कभी भी पर्सन का नाम आया तो तुरंत कहाँ पे आ जाइएगा आप लोग? पर्सनल अकाउंट में। और कभी भी अगर आपको लगा कि कुछ एक्सपेंस हो रहा है या कुछ लॉस हो रहा है तो आप किस अकाउंट में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। और एक्सपेंस लॉस होगा तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है? और मान लीजिए इनकम और गेन हो गया तो सभी इनकम गेन को हम क्रेडिट कर देंगे। ये नॉमिनल अकाउंट बोलता है। क्लियर हुआ आप लोग को? बताइए, समझ आया? अब आप कह रहे सर जर्नल एंट्री क्या होता है, वो बताइए ना। जर्नल एंट्री, देखिए जर्नल एंट्री अगर आपको समझना है तो हम आपको बता दें, जो हम लोग जर्नल एंट्री सीखने जा रहे हैं उसका पहले इम्पॉर्टेंट समझिए। इम्पॉर्टेंस क्या है? पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर आप जर्नल एंट्री सीख लिए तो वो जर्नल एंट्री आपको बाकी के चैप्टर्स में हेल्प करेगा। जैसे आगे अभी जर्नल एंट्री के बाद बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, तो अगर आपको जर्नल एंट्री आएगा तब वो चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। मतलब कि जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना ही चाहिए हर हाल में। तो आप कह रहे सर आना चाहिए हर हाल में, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये बताइए कि आसान है कि टफ है? जर्नल एंट्री एकदम आसान है, एकदम आसान है,
ठीक है सर, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जर्नल एंट्री सीख लेंगे, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री 11th में भी आपको काम आएगा, और इसी जर्नल एंट्री 12th में भी आएगा। बीकॉम में चले जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। और CS करेंगे कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके फाउंडेशन में भी आता है। सर तो BBA MBA में नहीं आएगा, BBA में भी आएगा, MBA में भी आएगा जर्नल एंट्री। समझ आ रहा है सर? MCOM में नहीं आएगा, उसमें भी आएगा। देते हैं, हर जगह आ जाता है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। आप कह रहे सर समझ आ गया कि पहले क्लास में हम क्या सीख रहे हैं, गोल्डन रूल। और अगर गोल्डन रूल के हेल्प से अगर जर्नल एंट्री सीख लिए तो लग रहा है कि कल के डेट में खूब गोल्ड हम बना सकेंगे, पैसा कमा कमा कर। क्यों? क्योंकि गोल्डन रूल सीखें, लाइफ गोल्डन गोल्डन हो जाएगी। गोल्डन रूल से जर्नल एंट्री से बहुत सारी चीज़ें सीखना है। मतलब आपका जर्नल एंट्री से ही सब सीखना है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, जर्नल एंट्री। आ रहा है? क्लियर है आपको? ठीक है। तो गोल्डन रूल तो हम लोग सीख लिए। अब गोल्डन रूल के बाद क्या होता है कि तुरंत हमको सीखना होता है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। मतलब हमारे पास ना कुछ ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब ट्रांजैक्शन समझ आ गया तो तुरंत उस ट्रांजैक्शन को कहाँ अप्लाई कर देंगे? गोल्डन रूल में जाके हम समझेंगे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। और तुरंत उसी से समझ के तुरंत क्या पास हो जाएगा? जर्नल एंट्री। क्लियर है? तो जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि फॉर्मेट होता कैसे है? कुछ नहीं, फॉर्मेट एकदम सिंपल सा है कि सबसे पहले एक डेट का कॉलम रहेगा ऐसे सीधा, एक पार्टिकुलर रहेगा, फिर ये पतली सी एक लाइन रहेगी, उसमें लिखा है लेज़र फॉलियो L.F, लेज़र फॉलियो। लेज़र फॉलियो क्या होता है बता देंगे आपको। एक और रहेगा डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। बस ऐसे लाइन खींच देंगे, ये फॉर्मेट है। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया? जर्नल एंट्री का। तो आप लोग क्या करिए, देखिए कितना ये लाइन हम खींचे, पूरा एक पेज में ना ऐसे लाइन खींच लीजिए आप लोग। मतलब एक पेज में जितना लाइन आपका हो पा रहा है, मतलब लंबी लाइन पूरे एक पेज में उसको ड्रॉ करिए, बनाइए आप लोग। और कल से ना A4 साइज़ का पेज लाइएगा, मतलब कॉपी, A4 साइज़ की कॉपी, ठीक है ना। नीचे ऑफिस से आप ले भी सकते हैं, होगा। A4 साइज़ की कॉपी आप लाइएगा, और उसी पे करना है, ये कॉपी पे नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्लास 8 9 में नहीं हैं, इसमें आ गए हैं 11th में, ठीक है। हो गया? लाइन ड्रॉ किए आप? अकाउंट्स का बुक परचेस करना होगा ना आप लोग को। परचेस करेंगे या मिल जाएगा कहीं से? हाँ, NCERT चलेगा आपके स्कूल में? DK गोयल का एक बुक लेना होगा आपको, DK गोयल, ठीक है। NCERT में बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, बहुत कम, बहुत कम। और है 11th हमारा, हम लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। तो आप DK गोयल की बुक परचेस कर लीजिएगा, कल परचेस करके लेकर आइएगा, ठीक है। फाइन। तो अब ना हम लोग को TS ग्रेवाल नहीं लेना, आपको DK गोयल लेना है, ठीक है। CBSE में DK गोयल चलता है, ISC में क्या चलता है? TS ग्रेवाल, ठीक है। अब कोई भी बुक रहे, सेम कॉन्सेप्ट, सी टाइप के क्वेश्चन, नाम चेंज और अमाउंट चेंज रहता है, सब सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सिलेबस है सब, ठीक है। कोई भी बुक रहे, बट होता क्या है कि सारे बच्चे के पास DK गोयल रहेगा, और हम बोलेंगे 21, तो सभी लोग एक साथ 21 पे जाएंगे। अलग अलग बुक रहेगा तो नहीं पॉसिबल है ना, फिर ये समझ आ रहा है ना। इसलिए कि DK गोयल मेरे पास भी, आप सभी के पास भी, और स्कूल में भी वही चाहिए। पर स्कूल वाले कभी कभी क्या चाहते हैं कि NCERT से ही किसी तरह पढ़ा के ख़त्म करो काम चला के, ठीक है। या कम क्वेश्चन रहेंगे तो उनको आराम है।
सी एस वो ठीक। अब एक काम, एक चीज़ बता रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ देखिए, अगर आपका, एक मिनट इसको ऑफ करके बता रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रांजेक्शन को समझते हैं। देखिए, ट्रांजेक्शन का मतलब कि आप कोई भी सामान परचेस किए, एक्सचेंज जहाँ होता है, जहाँ एक्सचेंज हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन। जैसे कि एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि हम सामान खरीदे, पैसा दिए, या सामान खरीदे पैसा बाद में देंगे, देंगे ना, एक्सचेंज हुआ है। या सामान बेच दिए, पैसा ले लिए, ये सारी चीज़ को क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन हो गया। क्या हो गया? इवन कैपिटल को भी ट्रांजेक्शन बोला गया है, कि आप अगर पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड किया गया है किसमें, ट्रांजेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कैपिटल लगाए हैं किसमें, अपने बिजनेस में, तो इसको भी क्या इंक्लूड किया गया है कि ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपके सामने अभी आएंगे। तो ये लाइन खींच लिए आप लोग, ड्रॉ कर लिए, डेट पार्टिकुलर
गुड्स फॉर कैश, इसका परचेज गुड्स फॉर कैश, बताइए इसका मतलब क्या होगा? परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब, हाँ बताइए। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या समझ आ रहा है? हाँ, गुड्स को हम खरीद लिए, परचेज कर लिए, और सामने वाले को कैश दे दिए, तो क्या आया? जो आया डेबिट कर देंगे और जो गया क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे सीधा हिसाब है। गोल्डन रूल क्या बोलता है कि जो आया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है? व्हाट गोज आउट, आप व्हाट कम इन, आप जो भी बिजनेस है वो गुड्स खरीदा तो गुड्स कम इन ना, परचेज किया है तो गुड्स आया तो गुड्स को डेबिट करेंगे, और क्या गया? कैश, तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज़ समझा रहे, समझिएगा। जब भी हम किसी सामान को खरीदते हैं तो वो खरीदते हैं बेचने के लिए, इसीलिए लिखा रहता है परचेज गुड्स। और अगर ऐसे लिख दे कि परचेज फर्नीचर, मतलब इसको खरीदे हैं यूज़ करने के लिए। समझ आया? जब ऐसे लिख दे कि परचेज गुड्स, मतलब आप खरीदे वो बेचने के लिए, तो जब भी लिखे परचेज गुड्स तो हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेजेस लिखेंगे। मतलब हमारे बिजनेस में गुड्स आया ना, तो किसको डेबिट करना था? गुड्स को। तो गुड्स की जगह क्या लिखना होता है? परचेजेस डेबिट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है परचेजेस डेबिट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? परचेजेस डेबिट, यह है आपका। तो परचेज अकाउंट डेबिट का मतलब कि हमारे बिजनेस में गुड्स आया तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स की जगह क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्लियर है आपको? अब हमारे बिजनेस से क्या गया था? कैश गया था, तो क्रेडिट किसको कर दिए? कैश को, टू कैश अकाउंट। मतलब कितना सिंपल है कि जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, खत्म। कितने का सामान खरीदे थे? 20,000 का। कब खरीदे थे? 2 जनवरी को। ये क्या है? नरेशन है। कैसे पास करते हैं? सबसे पहले बीइंग लिखते हैं। किस चीज़ की एंट्री पास हुई? ऊपर जो ट्रांजेक्शन लिखा था, क्या लिखा था? परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें हम अपने से बना के लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, खत्म। हाँ, बीइंग लगाना है सबसे पहले। क्लियर है आपको? तो दो, हाँ हाँ, अलग हो सकता है। आप अपना नरेशन अपने हिसाब से बना के लिखिए, जितना कम शब्दों में आप समझा सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब आप कह रहे कि सर ये बताइए कि अगर ऐसा लिख दे कि परचेज गुड्स फ्रॉम, और ये कैश हटा दे, क्या हटा दे? और ट्रांजेक्शन में ये लिख दे परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब बताइए, अब ये भी तो ट्रांजेक्शन है कि सामान हम खरीदे पर सुभाष से खरीदे। अब इसमें तो मेरा पैसा जा ही नहीं रहा है सर, अब क्या करेंगे बताइए ना। सिंपल सी बात कि जब भी नाम दे दे, जैसे इसमें सुभाष नाम दिया है, जब भी नाम दे दे और कैश ना दे, इसमें कैश दिया है पर नाम दिया है, तो जब भी नाम दे दे और कैश नहीं दे तो हम मानेंगे कि उधार खरीदा गया है, इसीलिए नाम दिया है। नाम देकर क्या बताया है? कि इसी पर्सन से उधार खरीदे हैं। क्लियर है? तो परचेज गुड्स फॉर, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष को हम लोग को सही करना होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, मतलब सुभाष से उधार हम सामान खरीदे, मेरे पास क्या आया? बिजनेस के पास क्या आया? व्हाट कम इन, गुड्स कम इन। तो गुड्स को क्या लिखते हैं? परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, जो हमारे बिजनेस में आया उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो गुड्स आया तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, देखिए इधर लिखा हुआ है परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब आप कह रहे सर आप तो ये सिखाए थे कि अगर नाम आएगा तो पर्सनल अकाउंट में जाना है, तो ठीक है चलते हैं ना, क्या दिक्कत है? यह है सुभाष, नाम आया तो नाम आया तो किधर जाएंगे हम लोग? पर्सनल अकाउंट में आए, और इधर आके क्या फाइंड करना हमको? बस दो ही चीज़, कि रिसीवर है कि गिवर है। क्या है ये, रिसीवर है कि गिवर? बताइए। सुभाष क्या है? सुभाष क्या है? गिवर। क्यों? क्योंकि उसी से सामान खरीदे हैं तो वो सामान दिया है, गिवर है, तो गिवर को क्या करेंगे?
क्रेडिट करेंगे, मतलब सुभाष के नाम को क्रेडिट करना है। सुभाष के नाम को क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है टू सुभाष। अब आप कह रहे हैं सर ये बताइए, परचेजेस लिखे हैं, परचेजेस के आगे अकाउंट लिखे हैं, ठीक, तो सुभाष के आगे अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। किसी पर्सन का नाम हो, राम है, श्याम है, ठीक है, या सुभाष हो गया, किसी का भी नाम हो तो उसके आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है। क्लियर है आपको? ठीक है। आप कह रहे सर समझ तो आ गया कि डेबिट को सबसे ऊपर लिखेंगे और उसी के बाद क्रेडिट लिखेंगे। डेबिट को यहाँ पे डेबिट लिख कर लिखेंगे और उसी के जस्ट बाद क्रेडिट को टू लिख कर क्रेडिट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले क्रेडिट कर दे बाद में डेबिट करें, नहीं, पहले हमेशा डेबिट ही करेंगे। ढूंढेंगे कि डेबिट किसको करना है, पहले उसको डेबिट करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आप कह रहे हैं कि सर ये डेबिट भी लिखने हमको पता चल गया कि ये जो लाइन खींचा इस लाइन के क्लोज में डेबिट होगा, ठीक है, और जो क्रेडिट करेंगे वो थोड़ा इस लाइन से थोड़ा सा दूर रहेगा, टू लिख कर ऐसे करेंगे, ऐसे ही लिखना होता है। क्लियर है? ऐसे नहीं कि ये जो टू लिखा हुआ है और जो सुभाष लिखा हुआ आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, एकदम इस लाइन से सटा कर स्टार्ट कर, नहीं, थोड़ा सा जगह ऐसे इसको छोड़ना होता है। ये इसका ऐसे तरीका ऐसे ही करना होता है। क्लियर है? आप कह रहे सर समझ तो आ गया, मज़ा आ गया, 3 हम लोग को समझ आ चुका है, लिखा जाएगा एक ही बार में, लिख लीजिएगा ना। तो आप कह रहे सर ऐसा भी तो हो सकता है ट्रांजेक्शन में कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश, इसी में ऐड कर दे रहे हैं फॉर कैश, मतलब कि सामान खरीदें, सुभाष से खरीदें, सुभाष को कैश दिए, सामान खरीद लिए। तो आप कह रहे कि सर इसमें बताइए नाम भी आ गया, कैश भी आ गया, हो गया ना कन्फ्यूज़न। आप कहते कि अगर नाम आया तो उधार हो गया, बट इसमें तो कैश लिख दिया है, अब क्या करें? अब बताइए आप उधार है कि कैश है, लेना किसको है? तो जब कैश लिख दिया तो क्लियर हो गया ना कि कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जब भी कैश ट्रांजेक्शन हो जाए तो हम इग्नोर करेंगे नाम को। अब इसको नाम को इग्नोर कर दीजिए, अब पढ़िए क्या लिखा है, खत्म। जब कैश आ जाएगा तो किसको इग्नोर करेंगे? नाम को। अब पढ़िए क्या लिखा, परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या आया? परचेज गुड्स आया, तो जो आया उसको डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्या गया? कैश गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए परचेजेस कहाँ चला गया, ये वाला एंट्री नहीं किए क्या? ये वाला एंट्री लग रहा है छूट गया, ठीक है। अच्छा वो थोड़ा सा हम आगे पीछे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो समझ आया क्या इसका एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ये एंट्री हम लोग लिख लेते हैं ना, कहीं लग रहा है यहाँ पे, अच्छा ये वाला है शायद, हाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? यही है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। किस ट्रांजेक्शन का है? वही कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश, नाम भी कैश भी, तो कैश आ गया तो नाम को हटा देंगे, इग्नोर करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? तो आप कह रहे हैं कि सर मान लीजिए ठीक है, बार बार हम लोग खरीद रहे हैं, कभी तो हमको पैसा देना होगा। किसको पैसा देना होगा? सुभाष को पैसा देना होगा। तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन बनाइए जिस ट्रांजेक्शन में ये लिखा हो पेड कैश टू सुभाष। क्या लिखा रहे कि हम कैश से पेमेंट कर दिए, किसको किए? तो सर ये ऐसे ऐसे जनरल ऐसे मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं, इसको कैसे डील करेंगे? अरे सिंपल सी बात है, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या हुआ, उसको देखते हैं, गोल्डन रूल में चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? सुभाष को पैसा दिए, बिजनेस से क्या गया? नाम आया तो कहाँ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। तो बस एक तो नाम आ गया, तो नाम आया तो कहाँ आ गए? पर्सनल अकाउंट में। अब सुभाष क्या है? रिसीवर। हम पैसा दे रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है, तो सुभाष क्या है? रिसीवर। तो रिसीवर को क्या करेंगे? मतलब सुभाष को डेबिट करेंगे, ठीक। और हमारा कैश जा रहा है तो उसको क्या करेंगे? व्हाट गोज आउट? क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? व्हाट गोज आउट, जो आपके बिजनेस से जा रहा है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारे बिजनेस से कैश गया था, रिसीवर कौन था? सुभाष, तो सुभाष को डेबिट करेंगे। देखिए सुभाष को क्या कर दिए? डेबिट। और हमारे बिजनेस से क्या गया?
8,000 रुपये पेमेंट हुआ है। कब हुआ है? 10 जनवरी को हुआ है। क्या क्या 2 टाइम? अच्छा, ये देखिए एक ना 2 अमाउंट है हमारे पास, मतलब एक अमाउंट सेम अमाउंट को एक डेबिट में लिखना होता है, क्रेडिट में लिखना होता है। एक डेबिट अमाउंट में लिखना होता है, क्रेडिट, जैसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है ना हम लोग, तो एक किसका कॉलम है? डेबिट का, और एक क्रेडिट का। ठीक है, हाँ। देखिए अमाउंट जो है आप कितना भी पे कर सकते हैं। पेमेंट अमाउंट जो है वो बुक में जितना लिखा रहेगा उसको आपको लिखना होगा। तो हमारे बुक में कितना लिखा हुआ, हम लोग के बुक में कि 8,000 रुपये पेमेंट किया गया है। तो पेमेंट तो कितना भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन तो कुछ भी बन सकता है। ट्रांजेक्शन तो 10 रुपये का भी हो सकता है कि हम सुभाष को 10 रुपये पेमेंट किए तो 10 लिखेंगे, 10,000 का तो 10,000 लिखेंगे, 1 करोड़ का तो 1 करोड़ लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, जितना पेमेंट किए उतना लिखेंगे। ठीक है, पर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना डेबिट में अमाउंट होगा इक्वल इक्वल टू क्रेडिट में अमाउंट होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। इधर 50,000 है तो इधर भी 50,000, इधर 20 है तो इधर भी 20, इधर 12,000 तो इधर भी 12,000, हमेशा इक्वल होना चाहिए। इधर 6,000 तो इधर 6,000, 8,000 तो 8,000, 7,500 7,000, हमेशा इक्वल। डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आप कह रहे सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि मतलब 2 चीज़ों को डेबिट कर दें और एक को क्रेडिट कर दें? हाँ, होता है ऐसा। आगे जाएंगे ना, 2 चीज़ों को डेबिट और एक को क्रेडिट। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 1 को डेबिट और 2 को क्रेडिट। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 3 डेबिट 1 क्रेडिट। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 1 डेबिट 3 क्रेडिट। मतलब सब मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक ही डेबिट होता है एक ही क्रेडिट होता है, नहीं। 2 डेबिट होके 1 क्रेडिट हो सकता है, और दोनों डेबिट के अमाउंट को ऐड करके क्रेडिट में क्या क्या सेम, मतलब अमाउंट अलग अलग रहेगा। चलिए आगे उसको आगे के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी नहीं समझते, जब आएगा सामने खुद समझ आ जाएगा। इतना आपको समझ आया? बताइए, इतना समझ आया? अब आपको एक और चीज़ समझा रहे हैं, वो समझिए। आप कह रहे सर ये बताइए कि ये बार बार जो सुभाष लिखा है, मान लीजिए अगर ऐसा लिख दे कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, इससे सामान खरीदे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज हुआ है, आया है, तो जो आता है उसको डेबिट करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट। और रवि है, नाम है, तो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, तो रवि क्या है? गीवर है, तो गीवर को करते हैं क्रेडिट। तो मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। ठीक है, तो ये देखिए लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, लिखा है यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। किससे सामान खरीदा गया था? गुड्स परचेज फ्रॉम रवि से खरीदा गया था। किससे? रवि से। आप कह रहे सर वो आप जो बता रहे थे कि अब बार बार तो आप गुड्स का बता रहे हैं, ऐसा बताइए, एग्जाम्पल दीजिए कि हम कोई सामान खरीदें बिजनेस में यूज़ करने के लिए, हम क्या मशीनरी, सर ट्रांजेक्शन क्या बनेगा? परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब मशीनरी का नाम लिख दिया ना, मशीनरी खरीद रहे हैं, बता दिया कि खरीद क्या रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो बिजनेस में यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? मशीन आया, गया क्या? तो जो आएगा उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो ये देखिए हमारे पास क्या आया? मशीन आया, तो मशीन को क्या करेंगे? और जो गया टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा सर, सीधा हिसाब, आया डेबिट, गया क्रेडिट, खत्म। और आप कह रहे कि सर मान लीजिए कि यही मशीन अगर हम किसी पर्सन से उधार खरीदे रहते तो कैश की जगह उसका नाम लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट गीवर के, ये क्रेडिट द गीवर हो जाता, मतलब जो पर्सन रहता है वो गीवर हो जाता, तो गीवर का नाम कैश की जगह हो जाता। और कैश लिखने का मतलब कैश जा रहा है। समझ आया? आप कह रहे सर ये बताइए, सबका तो आप एग्जाम्पल दे दिए, मतलब ट्रांजेक्शन के हेल्प से, ये नॉमिनल अकाउंट का कुछ एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे हैं आप। रेंट पेड, रेंट मतलब किराया, ठीक है, रेंट का मतलब किराया। तो आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरा जो शॉप है वो रेंट पे लिए हैं, मतलब किराए पे लिए हैं। अब वो पर्सन आ गया, कह रहा है कि रेंट दीजिए 1 महीने का 10,000 रुपये या जितना भी। आप कह रहे हैं ठीक है, तो जो रेंट है आप जो उसको सामने वाले को देंगे, तो आपके बिजनेस से कैश गया, मान लेते 10,000, कितना गया? 10,000 कैश गया,
कैश क्यों गया? रेंट के रूप में गया। किस रूप में गया? और रेंट क्या है? खर्चा हो गया हमारा, लॉस हो गया या एक्सपेंस हो गया। तो लॉस एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? देखिए कह रहा है डेबिट करिए, मतलब रेंट को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। और जो कैश गया, व्हाट गोज आउट? कैश। तो कैश जो गया उसको क्रेडिट में। रेंट हमारा एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट होगा, ठीक है। और हमारे बिजनेस से जो कैश गया है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा। तो कैश गया था तो क्रेडिट हो गया। अच्छा, तो आप कह रहे सर कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि ट्रांजेक्शन आ रहा है तो एक ही अकाउंट से काम हो जा रहा है, जैसे रियल अकाउंट आया गया। और कभी कभी क्या हो रहा है कि एक डेबिट वाला हमको रियल अकाउंट से उठाना पड़ रहा है और जो क्रेडिट वाला है किसी और अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से उठाना पड़ रहा है। अब जैसे इसमें क्या हुआ है, इसमें दो अकाउंट उठाए हैं हम लोग। एक नॉमिनल अकाउंट उठाए हैं कि वेजेस क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो वेजेस को हम डेबिट किए नॉमिनल अकाउंट से, और जो कैश गया है वो हम रियल अकाउंट में जाके क्रेडिट वाला देख रहे हैं कि व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। मतलब जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको 3 अकाउंट की हेल्प पड़ेगी। कभी कभी क्या होगा, एक ही अकाउंट से काम हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि 2 अकाउंट से काम होगा, एक इस अकाउंट से डेबिट, इस अकाउंट से क्रेडिट, ठीक है। कभी कभी इस अकाउंट से डेबिट, इस अकाउंट से क्रेडिट। और अभी वाले में क्या हुआ था? अभी वाले में 2 अकाउंट का हेल्प लिए थे हम लोग। किसका किसका हेल्प लिए थे? एक हेल्प लिए थे कि नॉमिनल अकाउंट में हमारा वेजेस एक्सपेंस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, और दूसरा हेल्प लिए थे कि हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। क्लियर है? समझ आया? तो आप कह रहे कि सर वो वाला बताइए जिसमें एक ही अकाउंट से काम हो गया। इसमें हुआ था वो परचेज मशीनरी फॉर कैश। मशीन आया था, व्हाट कम इन, मशीन आया था तो मशीन अकाउंट डेबिट, और क्या गया था? व्हाट गोज आउट? कैश। तो एक ही अकाउंट में हो गया था, एक ही अकाउंट से डेबिट क्रिएट हो गया था। तो कभी एक है तो कभी 2 है। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों के हेल्प से एक, नहीं तीनों नहीं, 2 हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा, 1 और 2 ना। हाँ हाँ, बाकी अगर जिसमें 2-3 ज़्यादा है तो वो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे तो अभी 2 ही हुआ है। क्लियर है? समझ आया आपको? तो हम आपको ये सारी चीज़ें जनवरी 1, 2, 4, 5, 10, 6, 17, 20 सब बता दिए आपको। यहाँ तक 400 तक रेंट कैश वैश सब बता दिए। क्लियर है? तो आपका अभी इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया है। कल जब आप बुक परचेस करेंगे, जनरल एंट्री के चैप्टर में जाएंगे, आप पाएंगे कि इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया और आपको समझ आ गया है, ठीक है। और आज आपको बता दें कि पहले दिन जर्नल एंट्री आप सीख लिए हैं, ठीक है। और पहले दिन जर्नल एंट्री सीखना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और आपको ये भी समझना होगा कि पहले दिन में टीचर आपको जर्नल एंट्री नहीं सिखा पाएगा, नहीं सिखाता है, सिखाएगा ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि पहले दिन में कैसे जनरल एंट्री सिखा देगा कोई। जब आप पहले दिन क्लास ले जाएगा, किसी टीचर को बोलेंगे ना कि जनरल एंट्री सीख गए हैं, तो दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा पागल हो गया ये बंदा, फालतू बात करता है खाली। पहले दिन में जनरल एंट्री कहाँ से? सर ये पॉसिबल कैसे हुआ? एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है हमको, और 6 साल के एक्सपीरियंस ने हमको ये बताया कि आप एक दिन में बच्चे को जर्नल एंट्री क्लियर कर सकते हो। कैसे? बेसिक बताओ, रूल बताओ, फॉर्मेट बताओ, ट्रांजेक्शन बताओ, तो समझाओ, गोल्डन रूल के हेल्प से एंट्री पास कराओ। 6 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस उसी के हेल्प से आप एक दिन में जर्नल एंट्री सीख गए। और जो आप जर्नल एंट्री आज सीखे हैं बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप पूरा 11th और 12th कर लेंगे इससे, जब 12th में निकल जाएंगे बाहर, तब कहेंगे कि बहुत बड़ी चीज़ पढ़े थे पहले दिन, ठीक है। और मे बी आप घर पे जाके बोलेंगे अपने भाई से तो वो भी भरोसा नहीं करेंगे, कहेंगे ये कैसे, क्योंकि उनको भी दूसरे दिन में समझाए थे। शायद पहला दिन में ही समझा दिए थे, पहले दूसरे दिन उनको समय लगा था। हाँ, समझ आया? तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं। नाम के आगे अकाउंट क्यों नहीं लगाते वो देख लीजिए। देखिए, आप कह रहे सर अगर हम नाम के आगे अकाउंट लगाना चाहें तो क्या चाह रहे हैं आप?
कि नाम के आगे हम अकाउंट लगाना चाह रहे हैं, तो लगाइए। देखिए सुभाष लिखा है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, सुभाष का अकाउंट, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो सुभाष का अकाउंट, बस खत्म। ठीक है, अगर आपको अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाइए नाम के आगे, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ठीक है, सुभाष अकाउंट। क्लियर है? एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट आप लगा सकते हैं। हाँ, हमेशा आपको हमेशा इधर का डेबिट और इधर का क्रेडिट अमाउंट इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, हमेशा इक्वल हो। और अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो वो आप मानिए कि गलत हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिए। मान लीजिए डेबिट में दो चीज़ लिखे हैं आप, एक अमाउंट लिखे हैं 10,000 और उसी के जस्ट नीचे लिखे हैं 15,000, तो 10,000 15,000 कितना हुआ? तो क्रेडिट में अमाउंट 25,000 होना चाहिए। ठीक, और मान लीजिए क्रेडिट में लिखे हैं 25,000 और डेबिट में एक में लिखे हैं 10,000 और दूसरे में भी 10,000, तो इधर का टोटल कितना हुआ? 10 10 20,000, और इधर कितना लिखे क्रेडिट में 25,000, तो ये अनइक्वल है, ये गलत है, ये गलत है। तो आपको आगे सिखाया जाएगा कि हमेशा आपको मिलाना है कि इक्वल है, और अगर इक्वल नहीं हो पा रहा तो गलत है, और गलत है तो आप पूछेंगे, और पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे, और इक्वल हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास को। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। ये सारे क्लासेस आपके रिकॉर्डेड हो गए हैं, आपको यही सेम क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे आज। आप घर जाते जाते आपको लेक्चर मिल जाएगा।